हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन हैं। देखिए, एक है जेई 2021 का और दूसरा है नीट 2020 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक आयन इज। ऑप्शन आपका है m इक्वल टू +1, m इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 2 एंड m इक्वल्स टू +2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड द रेडियल नोड इन 3s, ये 3s ऑर्बिटल। ऑप्शन है 0 and 1 रिस्पेक्टिवली, 0 and 2 रिस्पेक्टिवली, 1 and 0 रिस्पेक्टिवली ऑन 3 and 0 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था नीट 2020 का, जेई आपका 21 का, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको। आप हर साल 1-2 साल गैप में ही आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। सो अगर आपको इसका आंसर आता है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कीजिए। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ठीक है, नहीं आता तभी तो सीख रहे हैं, सीख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ऐसा वाला क्वेश्चन का दम छोड़ना नहीं है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारा पार्ट अपलोड हो चुका है एंड इस वीडियो का खत्म होने के बाद एक मैं 1 शॉट वीडियो लाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को, पूरा 1 शॉट में खत्म करेंगे। उसमें जितना भी फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, 10-12 फॉर्मूला, उसका एक आपका फ्लो चार्ट बना देंगे, याद करवा देंगे। एंड उसके बाद हम लोग नीट का 10 ईयर्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई का भी 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल का साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट हो रहा है तो पूछिए। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द जेबी फाउंडेशन पर, और मैं हूं आपका प्रिंस भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए एकदम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ा आएगा समझने के लिए। ये केमिस्ट्री के एकदम स्टार्टिंग है, ये बेस है। अगर यहाँ से समझने चालू कर दिए ना तो मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। हम लोग देखे थे कि बोर्स का जो मॉडल था, वो बोर्स मॉडल पहला क्या था कि पार्टिकल नेचर को ओनली लिए थे, वेव नेचर को नहीं लिए थे। ठीक है। और हम लोग उसके बाद क्या देखे, जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था कि एवरी मैटर मूविंग जब करता है तो वो डुअल कैरेक्टर शो करता है। उसका वेव कैरेक्टर भी होता है एंड देन पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। लेकिन जो बड़ा मैटर होता है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेव इतना छोटा होता है कि हम लोगों को वो दिखता नहीं है। उसको अगर हम लोग कैलकुलेशन में ना भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है तो उसका हम लोगों को वेव कैरेक्टर को कंसिडर में लेना पड़ता है। ये बात बोला डी ब्रोगली। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि जो हेजनबर्ग था, हेजनबर्ग क्या बोले, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसका पोजीशन और उसके वेलोसिटी हम सेम टाइम में नहीं बता सकते। लेकिन बोर्स मॉडल क्या बोल रहा था, बोर्स मॉडल वो चीज़ को बता रहे थे। बोर्स मॉडल बता रहे थे कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये एक्चुअली क्या है, पोजीशन हुआ। और आपका रहा ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का हमको पता था वेलोसिटी भी था, कितना था, 3.26 × 10⁶ N। तो यानी कि वेलोसिटी भी बता दिए एंड पोजीशन भी बता दिए। तो बोर्स मॉडल वहाँ पर होता है फेल, ये एक बात है। अच्छा, तो यानी बोर्स मॉडल से पढ़ना पड़ेगा ना हम लोग ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, ये क्वांटम मॉडल क्या होता है? देखिए, हम लोग जो भी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स जिसमें कि हम लोग एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, पूरा रोटेशन पढ़ते हैं, वो सारा आपका किस में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट को डील करता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को डील करता है, तो वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, उस लेवल तक में उसको मतलब उसको वेव कैरेक्टर को कंसिडर ही नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि हम लोगों को पता था डी ब्रोगली के हिसाब से कि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका वेव इतना छोटा होगा कि इग्नोर कर सकते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, वेव को कंसिडर ही नहीं करते, यानी कि पूरा पार्टिकल मान के सॉल्व करते हैं। यहाँ बात समझ में आ रहा? तो जो क्लासिकल फिजिक्स था वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है एंड वो पार्टिकल मान के सॉल्व करते हैं। लेकिन जब वही क्लासिकल फिजिक्स, जैसे क्लासिकल फिजिक्स का एकदम फेमस फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज टू मा, एफ इज टू एम ए, ये तो है ना न्यूटन्स का एकदम भयानक फॉर्मूला, एकदम फोर्स इज टू मा, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला जब हम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, सब पार्टिकल्स के लिए, इतना छोटा के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल्स के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं करता है। ये फॉर्मूला सारा कुछ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में वेव कैरेक्टर तो था ही नहीं। और लेकिन हम लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए वेव को लेना है, उसको छोड़ नहीं सकते।
तो यानी ये सब फॉर्मूला फेल हो गया। यानी कि अब हमको एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए, एक नया फॉर्मूला चाहिए, एक नया दुनिया में घुसना है, जिस दुनिया में घुस के हम लोग छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को स्टडी कर पाए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी कर पाए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ये अलग दुनिया है, ये एक बहुत ही वास्ट है ना, आइंस्टाइन इसके गुरु है। तो हम लोग उतना डिटेल उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस में उतना है ही नहीं, उसमें काम ही नहीं पड़ता है। तो हम लोग बेसिक थोड़ा चीज़ देखेंगे सो क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलपमेंट में सबसे पहला हाथ था हेजनबर्ग, जो कि अनसर्टेनिटी वाला बात बोल दिए थे, थोड़ा थोड़ा डीप रॉक लिखा था। मेन था एक साइंटिस्ट जो कि श्रोडिंजर्स, क्या है, SCHRODINGER। तो श्रोडिंजर्स एक फेमस इक्वेशन दिए थे, इसलिए हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन बोलते हैं। ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन नाम से फेमस है। वो इक्वेशन के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास एक फेमस इक्वेशन था। इसको बहुत तरह का सब एक्सेलरेशन निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, कितना कुछ निकाल सकते हैं। उस तरह का श्रोडिंजर्स एक फेमस इक्वेशन दिए जो कि आपका H हैमिल्टन साई इज इक्वल टू E साई। ये एक फेमस इक्वेशन दिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस है, इसको हम लोग अलग अलग पूरे एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स बना के एकदम इसको आप लोग अलग अलग, जैसे प्लस माइनस जैसे नॉर्मल में होता है ना, इसके लिए अलग ऑपरेटर होता है, वो डिज़ाइन किए हैं श्रोडिंजर्स, ठीक है। तो वो अलग दुनिया है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इससे एक चीज़ पता चल रहा है, ई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई क्या है, यहाँ ई है आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये एक ऑपरेटर्स का ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स का साइन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, हैमिल्टोनियन। एक्चुअली जो बोर्स का जो एटम था, ये वाला ढंग अच्छा से देखिए तो इसमें लगता है कि सर्कल सर्कल एक चूड़ी जैसा रिंग है एंड उसके बीच में न्यूक्लियस है, यानी कि ये मॉडल 2D मॉडल है। लेकिन इमेजिन कीजिए दुनिया में हम लोग हर चीज़ जो है क्या 2D है, सब तो 3D में है ना। मतलब हम फ़ोन देख रहे हैं, आप अभी जो नोटबुक में लिख रहे हो, जो कॉपी पेन है, सारा तो 3D है, या पूरी दुनिया तो 3D में है। हम लोग 3D दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशन वाला दुनिया में रहते हैं। इसके अलावा 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन दुनिया भी होता होगा, लेकिन हमारे नज़र में नहीं आता, वो कहीं पर होता होगा, है भी, हम काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो 3 डायमेंशन दुनिया में तो हर एक चीज़ जब 3 डायमेंशन है तो एटम भी तो 3D होना चाहिए ना। एटम 2D कैसे हुआ, एटम 2D कैसे हुआ, यानी कि आप 3D मॉडल देना पड़ेगा, तो 3D मॉडल देना पड़ेगा। तो क्या होता है, 2D से क्या होता है, 3D मॉडल चाहिए, 3D मॉडल चाहिए, 3D मॉडल चाहिए, 3D मॉडल चाहिए ऑफ एटम। अच्छा, अब 3D मॉडल जब चाहिए तो 3D में कोई भी चीज़ को जब बताना होता है तो उसका एक्स एक्सिस बोलना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पता होना होता है, तभी ना 3D में कोई चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो 1D, एक्स एंड वाई दोनों में है तो 2D, एक्स वाई जेड तीनों में है तो 3D, तो 3D मॉडल चाहिए। तो जो ये श्रोडिंजर्स है, ये थोड़ा जो हेजनबर्ग के बात से इंस्पायर थे कि हेजनबर्ग क्या बोले थे, ऑर्बिट नहीं बोले कि ऑर्बिटल बोले। दूसरा बात क्या है, पोजीशन नहीं बोले कि प्रोबेबिलिटी बोले, किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बोर्स बोले थे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये होगा। अब हेजनबर्ग ये बात बोली कि ना आप एक एट सेम टाइम वेलोसिटी एंड पोजीशन नहीं बता सकते, तो इसका मतलब आपको पोजीशन वर्ड यूज नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी। तो अब हेजनबर्ग से इंस्पायर थे श्रोडिंजर्स, क्या है, पोजीशन, पोजीशन को क्रॉस करके प्रोबेबिलिटी बोलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पोजीशन से रिप्लेस होकर प्रोबेबिलिटी होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। मानिए कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है और अगर हम इसको 3D में देखें ऐसे, तो मानिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई, तो मानिए एक हम इसको ऐसे जेड मान ले रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ मानिए जेड है, तो आपके इलेक्ट्रॉन या तो इधर होगा, 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 या तो इधर, कहीं पर भी हो सकता है एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। नहीं, एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या हुआ, इसको प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया श्रोडिंजर्स, जो कि हम लोग फेमस श्रोडिंजर्स इक्वेशन बोलते हैं। वो एक्चुअली ये नहीं, एक्चुअली श्रोडिंजर्स इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए, श्रोडिंजर्स इक्वेशन होता है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, प्लस साई वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, प्लस
ये हुआ जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई माइनस भी साई इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्या याद करना है? याद नहीं करना, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, पूछेगा नहीं, ठीक है। बस आप एक देख सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझा रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला को डबल डिफरेंशिएट करके इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। ये एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बता दिए, इधर इधर चांस है इलेक्ट्रॉन मिलने का, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। और ये वाला इक्वेशन का ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोग पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए का या तो फोर्स निकालना होगा, या तो मास निकाल पाएंगे, या तो एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे क्लासिकल में, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। और इसका एक्सप्रेशन बहुत अलग तरह का होता है, इनफाइनाइट, INFINIT, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसको प्रोवाइड होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसका मिलता है। यानी देखिए ये यहाँ पर टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यहाँ से V है आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये मास हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये एक्स वाई जेड अलोंग, यानी कि इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी चीज़ का, कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, इसका मास, आपका एनर्जी, मास, वेलोसिटी, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो ये है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कि ये जो इक्वेशन आया एक्चुअली में क्या था, इसको इमेजिन करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऊपर में इसको मिटाते हैं इधर। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या हुआ ना, कि बोर्स मॉडल ऐसे नहीं कि एकदम फालतू था, कोई काम का नहीं था, उसका कुछ काम था, ऐसे नहीं कि वो पूरा एकदम बकवास था, कुछ काम था। क्योंकि एक बात है, बोर्स मॉडल एक पर्टिकुलरली एक एनर्जी की बात जिक्र किए थे, जैसे कि बोल रहे थे कि नंबर 1 ऑर्बिट का क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 2 का क्या होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 3 का क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस तरह का 4, 5, 6 का पूरा अब एक एनर्जी का लेवल बताए थे कि यहाँ यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ऑब्जर्व करेगा एंड वहाँ जाएगा। ये प्लैंक्स से इंस्पायर हुए थे, प्लैंक्स से लिए थे। तो इसको प्रैक्टिकली जो अप्लाई किया गया, जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, मानिए यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, और मानिए कि इसको 3D में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये 3D में दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जेड भी बना दे रहे हैं, ये एक्स, ये वाई, जेड, 3D एक बॉल है छोटा सा, उसको अंदर जब इसमें इतना यानी कि ये पहला एनर्जी दिया गया, या फिर मानिए 13 वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया गया, तो इनको कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं आसपास इधर देखने को मिला, पटाख से इधर, यानी इलेक्ट्रॉन मानिए इधर कहीं था होगा, यानी कि इसका 1 ऑर्बिट में था होगा, तो पटाख से इधर आ गया। फिर और एनर्जी दिया होगा, हो सकता है कहीं इधर देखने को मिला, ठीक है। जब एनर्जी फिर वेवलेंथ यहाँ पर आया, फिर वह कोलैप्स कर गया, फिर इस पे एनर्जी दिया गया, सपोज जो मेंशन किया हुआ एनर्जी था दिया गया, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिला, कहीं पे एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन एट ए टाइम एक ही जगह इलेक्ट्रॉन मिला। माने कि पहला एनर्जी इसको इतना दिए, माने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सबसे पहले माने रेफ 1 ऑर्बिट में है, तो यहाँ पर पहले मेरे को चाहिए होता है, दोनों को माइनस करके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। हो सकता है जब इसको 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख करके, तो इलेक्ट्रॉन कहीं आता होगा, जम करके इसको इधर देखने को मिला, अच्छा हो गया, फिर रेस्ट में आ गया वापस। फिर दोबारा जब हमने दिए, फिर कहीं इधर देखने को मिला, फिर खत्म, फिर दिए एनर्जी, फिर कहीं एक बार इधर देखने को मिला, फिर खत्म, फिर एनर्जी दिए, फिर कहीं इधर देखने को मिला, खत्म, फिर कहीं एनर्जी दिए, कहीं यहाँ, ऐसे कर करके जब हम लोग कंटिन्यू इनफाइनाइट करके इधर 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 डॉट 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 आपको मिलते ही गया, ठीक है, माने इधर ही मिलते गया, और हम इसको रैंडमली हर एक पॉइंट को मिलाते गए, लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन इधर मिला, फिर एक बार इधर मिला, फिर एक बार इधर मिला, फिर एक बार मिला, ऐसे नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर इतना जगह दिखने लगा, नहीं, एक ही बार, या एक बार इधर मिला। जैसे कि हम सपोज की मानिए इमेजिन कीजिए कि हम एक कुत्ता है, एक डॉग है, डॉग रोड पे दौड़ रहा है, ठीक है ना, भागा जा रहा है। एक बार हम उसको देखें कि कहीं आपका बस स्टैंड पे है, फिर दूसरा बार देखे वो डॉग को ऑटो स्टैंड में, तीसरा बार देखे कहीं वो आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ा हुआ है, चौथा देखे कहीं वो चाउमीन दुकान के आगे खड़ा हुआ है। तो बोले अलग अलग पोजीशन में, जब हम हर पोजीशन को जब जोड़े तो एक मेरे को स्फीयर टाइप का एक देखने को मिला,
जब फोटो को हर को जोड़ने लगे, पूरा हर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़े, यानी यहाँ पर फोटो क्लिक करते गए, मानिए कि एक ग्राफ होता है, कैसे होता है, एक बार इधर पोजीशन, एक बार इधर है, एक बार इधर है, तो जब 3 को जोड़ेंगे तो एक इस तरह ग्राफ देखने को मिला ना। उसी तरह जब हम इसको जोड़े तो एक मेरे को हेमिस्फीयर टाइप का देखने को मिला, बॉल तरह का देखने को मिला, और नहीं इसी रेंज के आसपास है, यानी 13.4 या फिर कोई भी ऑर्बिट जो भी एनर्जी का है उसी के आसपास है। तब जा करके ये साइंटिस्ट को पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसको इतना एनर्जी दे रहे हैं तो न्यूक्लियस के इतना ही रेंज के आसपास मिल रहा है, लेकिन इधर 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 कहीं भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, लेकिन इतना ही रेंज के अंदर मिल रहा है। तब वो प्रोबेबिलिटी वाला बात बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रॉन, और उसके हिसाब से शेप फॉर्म कर रहा है। जैसे कि इस सारा को मिला है तो एक गोल का स्फीयर का शेप में मिला, जिसको हम लोग क्या बोले, एस ऑर्बिटल बोले, एस ऑर्बिटल बोले, एस ऑर्बिटल बोले, एस ऑर्बिटल बोले। अब अगर हम फिर इसको मानिए और एनर्जी दिए, और एनर्जी दिए, और एनर्जी दिए, तो क्या हुआ, अब मानिए कि फिर इधर इधर कहीं इधर 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 इलेक्ट्रॉन मिला, इधर 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 कहीं इधर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मिला। जब हम इसको जोड़े तो यहाँ पर ऐसे करके जब जोड़े, मानिए कि इसको पूरा जोड़ दिया ऐसे करके, सब इलेक्ट्रॉन के ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग पूरा जोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, तो फिर एक मिला, मानिए इसको हम नाम दिए, एस को 1s था पहले वाला, मानिए उसके बाद हम 2s नाम दिए, और कोई थोड़ा सा जगह बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, मानिए यहाँ पर आपको ऐसे कीजिए कि इमेजिन के लिए ये वाला रेंज में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, यहाँ पर पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन था, मानिए 1s बोले, फिर थोड़ा सा दूर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, हल्का सा कम था इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कि नहीं है मिला, एकदम मतलब नहीं है बराबर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिखने लगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यानी ये लग बीच वाला गैप में थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको क्या बोले, एस का नोड बोले, एस का नोड बोले। अब नोड मतलब क्या होता है, नोड मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब नोड इक्वल्स टू, उसको लिखिए, नोड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी कि देखिए इधर अंदर वाला स्फीयर नंबर 1 है, 1s हुआ, यहाँ पर पूरा आपको लगभग इलेक्ट्रॉन मिला, एक हेमिस्फीयर शेप का, बॉल शेप का, तो उसका हम नाम दे दिया 1s। फिर एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा जब दिए, या फिर उतना है उससे ज़्यादा वाला ऑर्बिट का, जैसे बोर्स बताया तो बोले एनर्जी दिए तो इधर मिला, उससे कम एनर्जी दे रहे थे तो इधर कुछ नहीं मिल रहा था, यहीं पर आ रहा था। लेकिन जब सेकंड ऑर्बिट वाला एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर मिल रहा था, यानी इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, यानी कि कुछ हद तक बोर्स का मॉडल सही था, बस वो 2D में था, प्लस पोजीशन बता दिए थे वो भी गलत हो गया था, 2D बताए थे वो गलत हुआ था, प्लस वेव नेचर को लिए नहीं थे वो गलत था, लेकिन कुछ तो सही था, एनर्जी वाला देके बहुत काम कर दिए थे, एनर्जी वाला चीज़ बहुत सही था। तो इस तरह का एस का ऑर्बिटल मिल गया, ठीक है। उस तरह और दूर जाएंगे तो फिर इधर में देखने को मिला कि इतना दूर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिला, बीच में थोड़ा सा जगह नहीं है, बाकी इधर इलेक्ट्रॉन मिला, तो फिर हम इसको 3s नाम दे दिए। तो इस तरह का मेरा को ऑर्बिट मिलता गया, ठीक है। तो हम इसका एक इस तरह का मिलता गया ऑर्बिटल, एस का काम हो गया। अब इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। मानिए इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर इमेजिन करते हैं कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला एक हम ऐसा बना रहे हैं सपोज, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है, और इसके आसपास जैसे आर से ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, आर जैसे ही आपका बढ़ेगा तो अच्छा एक मिनट, पहले कुछ और चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये श्रोडिंजर इक्वेशन देख लीजिए, पहले कुछ चीज़ समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपका साई दिख रहा है, ठीक है, फिर साई स्क्वायर होता है, वो क्या है एक बार पहले उसको समझते हैं। देखिए ये वाला चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साई है, यहाँ पे जो ऐसे साई है, इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, मतलब वेव को रिप्रेजेंट करने का एक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, मतलब देखिए वेव फंक्शन को एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मानिए कि ये तो वेव फंक्शन है, ठीक है, तो ये मानिए आपका कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे आपका ऊपर नीचे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे आपका मानिए ग्राफ बन रहा है। तो नीचे वाला मानिए नेगेटिव हो रहा है, ऊपर वाला मानिए पॉजिटिव हो रहा है ना। अब सोचिए
कि अगर ये ऐसे ग्राफ बन रहा है तो यानी कि ये वाला एरिया आर के साथ बन रहा है, मानिए आर के साथ बन रहा है, और ये अगर हम साई के साथ बना रहे हैं, ठीक है, साई के साथ, इधर साई है इधर आर है, तो क्या होगा कि वेव फंक्शन है ये, ठीक है, और ये मानिए इलेक्ट्रॉन का आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये कैसे बताएगा, एक बार नीचे हो रहा है नेगेटिव में, ऊपर हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि नेगेटिव में चांस है मिलेगा, नेगेटिव में नहीं होता, या तो बहुत कम मिलेगा 0.001% होगा, नेगेटिव परसेंट मतलब मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको मिल तो रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो इस वेब का तो वेब फंक्शन के ग्राफ तो बन गया, लेकिन नेगेटिव वाला का थोड़ा दिक्कत हो गया। अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन मिलना मतलब क्या होता है, तो इसी के लिए तो एक और फंडा क्या किया कि साई को क्या कर दिया गया, साई स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, साई स्क्वायर कर दिया गया। अब इस साई स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया आपका साई स्क्वायर, मतलब आपका यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पता चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हुआ, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर मेरे को नेगेटिव वाला साइन का कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव वाला साइन का कोई मतलब ही नहीं, नेगेटिव ग्राफ नहीं बनेगा। यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सीधा सीधी हम ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर का आर के साथ, आर के साथ ग्राफ बनाएंगे। अगर हम 1s के लिए बना रहे हैं तो कुछ इस तरह का जीरो नहीं होगा, मानिए कि यहाँ स्टार्टिंग एकदम जब एकदम रेडियस के एकदम आसपास थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, जैसे दूर गए तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा घट गया, उसके बाद आपको बहुत हद तक इलेक्ट्रॉन एकदम मिला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, लेकिन जीरो नहीं होगा। उसके बाद आपका फिर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपका सेकंड वाला ऑर्बिट में 2s के पास आएगा तो ये वाला ग्राफ फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर आपका ऐसे चला जाएगा, फिर सीधा फिर उठेगा, ऐसे करके आपका एस का ग्राफ बनते रहेगा। यहाँ पर 1s होगा, यहाँ तक के लिए 2s होगा, यहाँ तक के लिए ये वाला 3s होगा, समझ में आ रहा है। और ये जो सबसे ऊपर वाला पीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 90 to 95% इलेक्ट्रॉन होता है, 90 से 95% चांस है कि आपको लगभग यहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा पीक किया हुआ है। यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, इधर से देखते हैं इसको, अगर हम लोग बना रहे हैं साई के स्क्वायर के साथ आर का, तो सोचिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे अब ये वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो देखिए एकदम कम हो गया, ठीक है, एकदम कम हो गया, तो ये 1s का बना। अब अगर हमको 2s का बनाना है तो हम इसी को ग्राफ को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब जैसे ये हॉलो वाला मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नहीं है वो खत्म हो, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन चालू हो गया, यानी कि ये थोड़ा पीक लेगा ऐसे, और ये हल्का पीक लिया, यहाँ पर आपका 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, लगभग 90%, इसलिए ये पीक है। उसके बाद फिर नीचे हो गया, फिर नीचे हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका यहाँ पर हॉलो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फिर ये ऊपर पीक लेगा ऐसे, यानी कि ये वाला आपका अगर 2s होगा तो फिर ये आपका 3s होगा। इस तरह का s का यहाँ पर आपका ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। तो ये s के लिए हुआ, ये s के लिए हुआ। अच्छा, सो अब हम लोग देखते हैं, ये चीज़ को लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये आपको बस इक्वेशन देखना है, साई का मतलब वेव फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी, इसका हमको काम पड़ता है, इसका काम नहीं पड़ता है। इसका क्या है, नो फिजिकल यूज, इसका क्या है, नो फिजिकल यूज, इसका कोई फिजिकल यूज नहीं है, ऐसे रैंडमली आपको क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका क्या है आपका नो फिजिकल यूज, ठीक है। बस ये क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेट बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, जैसे नीचे आ रहा था ना, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बताता है, और इसका बाकी कोई फिजिकल यूज़ आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका इसका यूज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D में ये बताने का चांस करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे इससे एस हुआ, ठीक है, एस हुआ, उस तरह का आपका इसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। पी भी हो सकता है, डी भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्बिटल्स देखते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन था न्यूक्लियस है, और इसके अक्रॉक्सीमेटली अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने का चांस जो मिल रहा है सर्कुलर फेस में मिल रहा है, हेमिस्फीयर में, तो इसको क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। फिर थोड़ा दूर तक आपको नहीं मिलेगा, और फिर आपको यहाँ से मानिए देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा दूर बाद ये वाला जगह गैप है बीच में,
ठीक है। तो जैसे कि ये आपका, सोचिए इतना दूर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, इमेजिन कीजिए 2D में, 3D में सॉरी, फिर आपको यहाँ तक नहीं मिला, फिर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखने को मिला हेमिस्फीयर का शेप में, ठीक है। ऐसे क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर जितना है अलग अलग ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है 18 होता है उस तरह का मिलेगा। तो ये वाला जगह नोड होगा क्योंकि यहाँ पर आपका एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर आपका यहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला वाला को क्या बोलेंगे 1s बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 2s बोलेंगे। तो इस तरह का आपको ऑर्बिटल होगा। सबसे पहले क्या होगा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बोलेंगे, या तो इस, अब इसको 3D में देखेंगे तो कैसे भी हो गोल होगा, तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे इसका जो पार्ट होगा इसको एक ही होगा, जैसे कि अगर गोल तरह का आपका होगा और मानिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये कभी ऐसा जेड होगा, तो जेड होगा, तो इसका ओरिएंटेशन के हिसाब से वो सेम होगा। अगर हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, वाई से देखें, जेड से देखें तो आपको गोल ही दिखेगा। तो ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एस ऑर्बिटल का इतना होता है, सब ऑर्बिटल उसका नहीं हो पाता है, ये नॉर्मल एस ऑर्बिटल होता है। लेकिन हो सकता है कि एस तो हो गया, अब पी के लिए हो सकता है अगर हम 3D में देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ऐसे कुछ इसी पर्टिकुलर जगह में, तो ये देखिए कुछ आपका ऐसे शेप बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ से ऐसा ऐसा दिखने को मिलेगा जी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोई पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, ऐसे ऐसे इस फॉर्म में। तो जो इस तरह का फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये भी अगर आपको सेकंड में दिखने को मिलेगा तो यहाँ पर 2b बोलेंगे, 2p बोलेंगे। अब सोचिए ये ऐसा है, मतलब ऐसा है इस ओरिएंटेशन में, तो उसको मानिए x बोले। अब ये ऐसा है तो इसको y बोलेंगे, फिर आपको अंदर की तरफ होगा z भी होगा, यानी कि जो p ऑर्बिटल होगा, यानी कि जो p ऑर्बिटल होगा ये आपका क्या होता है इस फॉर्म में होता है, इसको क्या बोलते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप, ठीक है, p हो गया। अब सोचिए नेक्स्ट होता है d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल मानिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे फॉर्म में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इधर मिला, फिर ज़्यादा इधर मिला, फिर ज़्यादा इधर मिला, ऐसे, तो यानी कि ये एक ऐसा शेप ले लिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं डबल डम्बल, क्या बोलते हैं इसको डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डम्बल जो है ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सो ये अगर हम x बोले, ये y बोले, तो ये z बोलेंगे, ठीक है। तो x में है तो इसको क्या बोलते हैं px बोलेंगे, y में है तो py बोलेंगे, z में है तो pz बोलेंगे। ये x होगा, ये y होगा, ये वाला लाइन z होगा, उसी तरह z होगा, x होगा, y होगा। ये समझ में आ रहा है। तो आपका s ऑर्बिटल में एक ही होगा, p ऑर्बिटल में क्या होगा px होगा, या तो py होगा, या तो pz होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं d ऑर्बिटल का क्या है, ठीक है। अब d ऑर्बिटल में जैसे हम लोग ऐसे देखे हैं, इसको भी हम लोग मिटा दे रहे हैं, d ऑर्बिटल में हम लोग ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो डबल डम्बल शेप का होता है d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल का यहाँ पर 5 बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। मानिए ऐसा है आपका, ठीक है, ये इस तरह का है, ठीक है, ये y है, ये x है, और यहाँ कहीं z था होगा, तो इसको क्या नाम देंगे d x स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक्सिस है, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये है x, ये है y, तो इसका क्या नाम देंगे d एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अब z है, ये x है, अभी भी इधर ऐसे है,
तो एक्स एंड जेड के बीच में है, तो डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब क्या देंगे, जेड और वाई के बीच में है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, उसका तरह का एक और है लास्ट, ये वाला थोड़ा अच्छा है। देखिए ये बनाए ऐसे, ये ऐसे है। अब एक बीच में देखिए ये वाला, यहाँ पे ऐसे भी ऑर्बिटल है एक ठो। ठीक है, इसका क्या नाम देंगे, ये मानिए जेड एक्सिस। देखिए ये दोनों जेड एक्सिस में थे, इसको क्या बोले, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो हमको 3 क्वांटम नंबर मिलता है। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, हमको क्या मिलता है, वी फाइंड 3 क्वांटम नंबर। क्या मिलता है, 3, वी फाइंड 3 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या क्या नंबर होते हैं, सुनिए। सबसे पहला होता है, हम लोग एनएलएम पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले एन होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एन जो होता है, स्मॉल एन जो होता है, ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है और एनर्जी भी बताता है। एनर्जी भी बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इनफैक्ट ये क्या होता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसमें वो क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट सबसे पहले शेप, सॉरी साइज एंड एनर्जी, यानी कि साइज एंड एनर्जी। तो एन का वैल्यू आपको क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मानिए जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे ना, जैसे कि ये एस है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाईलाइटर कर दिया। इनफैक्ट ये ऑर्बिट नंबर भी बताता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि ऑर्बिट नंबर 1 तो यानी कि 1, ऑर्बिट नंबर 2 यानी कि 2, ऑर्बिट नंबर 3। और जैसे जैसे हमको पता है कि ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये है आपका 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे एन का वैल्यू। ये आपका बड़ा हुआ 2, तो एन का वैल्यू 2 लिखेंगे। ये और बड़ा हुआ 3, तो एन का वैल्यू 3 लिखेंगे। तो ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, जैसे जैसे अगर एन का वैल्यू 3, तो यानी कि देख के लग रहा है बड़ा ऑर्बिट होगा, बड़ा रिंग होगा, बड़ा रेडियस होगा, बड़ा सर्कल। ठीक है, तो उसी तरह 1 का नाम देते हैं के, उसके बाद 2 का नाम देते हैं एल, 3 का नाम देते हैं के एल एम, 4 का नाम देते हैं एन के एल एम एन, 5 का नाम देते हो। इसी तरह का आपका चलता रहता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको क्या बताता है, साइज बताता है एंड एनर्जी बताता है ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल एक्चुअली बोलना चाहिए, क्योंकि अब ऑर्बिट हम लोग को यूज़ नहीं करना है, ऑर्बिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, एन, उसके बाद एन एल एम, तो एल होगा, एल क्यों क्या बोलते हैं, एल को क्या पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये क्या करता है, ये कुछ नहीं, ये शेप बताता है। ये क्या बताता है, शेप, SHAPE, शेप बताता है। शेप मतलब कि इस तरह का गोल वाला शेप का होगा, ये डबल डम्बल शेप का होगा, या फिर डम्बल शेप का होगा। तो ये क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। माने कि
अगर एल का वैल्यू 1 हुआ तो इसका, सॉरी 0 से चालू होता है, ठीक है, 0 हुआ तो यानी कि ये एस होगा। अगर एल का वैल्यू 1 हुआ ये पी होगा। अगर एल का वैल्यू 2 होगा तो ये डी होगा। एल का वैल्यू अगर 3 हुआ तो ये एफ होगा। इस तरह का जाएगा, एस पी डी एफ आपको चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि एल का वैल्यू हमेशा एन से कम होगा। तो एल का वैल्यू क्या होगा, एल विल ऑलवेज इक्वल टू n-1, ये होगा। इसका डिटेल में भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एन एल है। अब एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका क्या सीन है देखिए। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है, कि नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक्चुअली ये क्या बताता है कि आपका ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब बता रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब सुनिए ध्यान से, देखिए ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखिए ये अपने आप में पी एक ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, पी क्या हुआ, एक ऑर्बिटल हुआ। अब ये पी एक्स वाला है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, या तो पी ऐसा घूम के पी वाई के साथ है, वाई वाला डायरेक्शन में है, या पी आपको ऐसा जेड के अलोंग है। तो ये वाला कौन बताएगा, ये वाला आपको एम बताएगा। यानी कि अगर हम पी बोले तो हमको क्या पता है, पी का वैल्यू 1 होता है। तो आपको अभी पी का जेड वाला बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कि पी का एक्स वाला का बात कर रहे हैं, कि पी का वाई वाला का बात कर रहे हैं, वो तो हमको नहीं पता। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा m का नंबर से। तो m का हमेशा वैल्यू क्या होगा पता है, m का वैल्यू हमेशा -l से लेकर के 2 + l होगा। मतलब सोचिए कि l 1 है, तो हमको पता है l 1 मतलब p होगा, p होगा। अब p होगा तो p तो हमको पता है 3 ही तो है, या तो px होगा, या तो py होगा, या तो pz होगा। तो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। हमको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होता है। क्यों ऑर्बिटल होता है, क्योंकि 3 में 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि px py pz होता है। अब अगर हमको बोलना है कि px वाला बताओ तो कैसे बताएंगे, नहीं py वाला बताओ तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए एक नंबर होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, बीच वाला को 0, इधर को हम लोग -1, इधर को हम लोग +1 बोलते हैं। या तो अपने हिसाब से इसको +1 बोलो, या तो इसको -1 बोलो, कुछ भी बोलो। तो जो अब नाम दे दिया गया 0 होने का मतलब इसको बोल रहे हैं कि p जेड। अब आप इसको अपने हिसाब से बोलिए, या तो इसको पी वाई बोलिए, या तो इसको पी एक्स बोलिए, या तो चेंज कीजिए, लेकिन 0 मतलब पी जेड होगा, ये फिक्स होगा। और इस ये जो +1 से लेकर के -1 से लेकर +1 है, ये m का वैल्यू होता है, m होगा, सॉरी n लिख दिए, m होगा, m यानी कि m का वैल्यू क्या होगा, यानी कि m क्या होगा, m हमेशा आपका क्या होगा, m = हमेशा -l2 + l। ये इसका अंदर इसके रेंज में होगा। तो ये बता दिया कि 3 होगा तो 3 ही होगा, 3 ऑर्बिटल है, मतलब इसका 3 आपको सब ऑर्बिटल है, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स है पी का, तो 3 तो होगा। ये आपको पता चल गया, ओरिएंटेशन बोल दिया मतलब पता चल गया पी कौन सा पी का बात कर रहा है, एक्स वाला बात कर रहा है कि पी जेड का बात कर रहे हैं कि पी वाई का बात कर रहे हैं। तो ये कौन बताया, एम बताया, NL-M हो गया। उस तरह अगर हम डी का देखेंगे तो डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू 2 होगा, एल का वैल्यू 2 होगा। तो अगर एल का वैल्यू आपका डी के लिए 2 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एम का वैल्यू क्या होता है, -l2 + l। यानी कि अगर हम देखें -l2 + l, यानी कि -l का वैल्यू 2 है, यानी कि -2 -1 फिर 0 फिर +1 देन +2, यानी कि इसका 5 वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल भी 5 होता है, ठीक है। तो पोजीशन बता देगा, यानी कि इसको हमको ये मानना है कि जो बीच वाला का हम लोग बात कर रहे हैं वो हमेशा dz² होगा, बाकी दूसरा वाला को आप लोग अपना हिसाब से जो बोलना है बोलिए। तो ये सीन होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है एक ही तो ऑर्बिटल, p एक ऑर्बिटल है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग का हिसाब से 3 तो बन गया, उसके हिसाब से 5 बन गया, लेकिन है एक ही ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, तो NL-M यहाँ तो गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं
ऐसे 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 बनाते हैं ना, फिर देखिएगा हम लोग इसको ऐसे 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 भरते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका जो होता है, ये ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, उसको भरने के लिए एक और क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं जो कि श्रोडिंगर नहीं दिए थे, ये कोई और साइंटिस्ट दिए थे। देखिए एनसीईआरटी में खोलिए, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर, एक सेकंड, पेज नंबर 52 में आपको मिल जाएगा जॉर्ज हेलबेक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ, ये दो साइंटिस्ट मिलके एक और क्वांटम नंबर दिए जो कि श्रोडिंगर से नहीं है, वो है आपका, इधर लिख दे रहे हैं एस। ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? स्पिन, SPIN, स्पिन क्वांटम, यह है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ऐसे देखिए, अगर ये मानिए ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो मेरे को एरो या तो ऊपर दिखाओ या तो नीचे दिखाओ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? +½ और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे और ये नीचे जा रहा है या तो इसको लिखते हैं -½ तो स्पिन क्वांटम नंबर +½ या -½ होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ये होता है आपका या तो प्लस या तो -½ होता है। +½ मतलब आपको समझना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, -½ मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन मानिए +½ है, ये वाला है तो -½ है। वैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है, तो +½ है -½ एक भरने का तरीका है, हम लोग ये नहीं बोल सकते। तो स्पिन का आपको यहाँ पर दिख ले रहे हैं, यहाँ लिखिए स्पिन आपको या तो प्लस होगा या तो -½ होगा, ये ठीक है, ये समझ में। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो उधर लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ओवरऑल देखते हैं, हमको पता चला कि हमको 3D में देखना है। अब 3D में जब हमको देखना है तो उसका अलग अलग ऑर्बिटल हम लोग पता किए हैं। एस ऑर्बिटल में चाहे एक्स हो या वाई हो जेड हो, एक ही मिलता है जो एस होता है, ठीक है। पी के लिए होता है डबल शेप होता है, या तो वो आपका पी एक्स में हो सकता है, पी वाई टाइप में हो सकता है, पी जेड में हो सकता है, तो उसको क्या बोले हम लोग? डबल शेप। और एक्स में होगा या वाई में होगा या जेड में होगा, इसको कौन बताता है? इसको आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। पी का वैल्यू हो गया। उस तरह डी का देखें तो डी आपका डबल शेप होता है, उसका 5 आपको देखने को मिलता है। कैसे? पहला वाला माने Z² X², जेड एंड एक्स के अलॉन्ग होगा एक रे, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद सबसेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? L, यानी कि एजीमोटल। और L का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका? L = n-1 होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसेल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन में अगर ऑर्बिटल्स का बात लिया होगा तो आपको मानना है कि अगर पी है तो पी के अंदर की बात कर रहा है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड की बात। अगर खाली ऑर्बिटल बोल रहा है यानी आप सोचिए खाली पी की बात कर रहा है, ठीक है, हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक, तो एम, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। अच्छा, हो गया। उसके बाद चलिए एक और देखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। जिसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से मानिए, ठीक है। ये हमेशा आपका क्या होगा? प्लस होगा या तो -½ होगा, ठीक है। चलिए m का वैल्यू क्या होगा? लिख लीजिए, देखिए m = क्या होगा? -L2 + L होगा, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उसको यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है।
और फिर आपका ये वाला मेन पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए मानिए हम पहले की बात कर रहे हैं, पहला सेल की बात कर रहे हैं, तो इसका n का वैल्यू कितना होगा, n इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब अगर मानिए n इक्वल्स टू 1 है तो l कितना होगा, तो l क्या है, n माइनस 1 है, यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस, इसको अच्छा से लिखते हैं, 1 माइनस 1 0। अब जहाँ 0 होगा तो वो क्या होगा, s होगा, क्योंकि 1 है तो 1s होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या होता है, माइनस से लेकर के प्लस 1l तक होता है, l है, तो l ही खुद ही अपने आप में l इक्वल्स टू क्या है, 0 है, l क्या है, 0 है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, l इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 1s है। तो ये क्या होगा, ऑर्बिटल, टोटल कितना ऑर्बिटल होगा, तो उसको याद रखिए, उसको कैसे लिखना है, उसको n स्क्वायर करना है, क्या करना है, n स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, कितना तो इलेक्ट्रॉन होगा इन सेल, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन सेल में कितना होगा, ये में कितना तो सेल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा, जितना तो ऑर्बिटल होगा, हमको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि n स्क्वायर, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा, 2n स्क्वायर, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर क्या याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अगर आपको खाली ऑर्बिटल लिख दिया TAL तो हमेशा से 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको ऑर्बिटल्स लिखा हुआ था है तो आपको देखना है कि कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहा है, कि 3 की बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है, उसमें जितना भी ऑर्बिटल्स आता है, 2 में 2p होता है, 2s होता है, तो सबको मिला के लिखना है, तब आपको दूसरा लिखना होगा, तब आपको 2 12 प्लस 1, तब आपको ऐसे फॉर्मूला में जाना होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अगर हम लोग तो 2 12 प्लस 1 जाना होगा, हम लास्ट में एक फॉर्मूला बता देंगे। चलिए ये 1 तो हो गया खत्म। अब मानिए सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये सेकंड रिंग आ रहा है, ये देखिए सेकंड वाला, तो उसमें क्या हो सकता है, एक तो आपका l माइनस 1 होगा, यानी कि 2 माइनस 1, पहला आपका हो सकता है 2 माइनस 1 एंड 1 हो सकता है, और आपका यहाँ पर ना एक्चुअली 0 1 लिखते, 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। अगर 0 हुआ इसका मतलब s है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2s होगा, और अगर 1 हुआ यानी कि p है, यानी कि 2p होगा, यानी कि ये 2 ऑर्बिटल आपका हो सकता है सेकंड में। ठीक है, तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, m का वैल्यू आपका माइनस l टू l, यानी कि m का वैल्यू, अगर l का वैल्यू कितना है, 1 है, मैक्सिमम तो 1 हुआ ना एक्चुअली, तो यानी कि ये माइनस 1 होगा, या तो प्लस, सॉरी, या तो 0 होगा बीच में, या तो प्लस 1 होगा, यानी कि अगर देखेंगे तो ऐसा बॉक्स बनेगा, ये वाला pz होगा, ये px होगा, ये py होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा स्पिन तो आपको पता है कि डिपेंड करेगा, प्लस या माइनस हाफ होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये पर n का वैल्यू 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 ऑर्बिटल कैसे हुआ, देखिए 1 2 3, यानी कि p का हमको पता है 3 होता है, और s का तो 1 होता है ना, यानी कि 1 2 3 4, यानी टोटल आपके यहाँ पर क्या है, 4 ऑर्बिटल, यानी कि इसमें अगर हम अच्छा से देखें तो मानिए एग्जाम्पल, मानिए कि ये एक s का ऑर्बिटल होगा, और मानिए कि ऐसा p का ऑर्बिटल है, इमेजिन कीजिए हम एक ही जगह बना दे रहे हैं, ऐसा सीन है। ठीक है, अब मानिए थर्ड की बात कर रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 2 6 7 8, यानी कि 8 होना चाहिए, तो 8 का अगर वैल्यू लगाएंगे तो 2n स्क्वायर, तो n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 3, अगर है मानिए 3, तो l का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, अगर 0 होगा तो 3 है तो 3s होगा, अगर 1 है तो 3 है तो 3p होगा, और अगर 2 है तो d होता है, तो 3 है तो 3d होगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए
3 मतलब 0 1 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि n-1 का ये मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होगा, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, ठीक है। और अगर 0 हुआ तो 3 है तो 3s होगा क्योंकि 0s के लिए होता है एंड 3 उसका ऑर्बिटल नंबर है, सेल नंबर है, तो 3s। अगर 1 हुआ तो p होता है तो 3 है तो 3p, 2 होता है तो d होता है, 3 है तो 3d, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है इसका, इसके लिए m का वैल्यू होगा आपका 0 ही, इसके लिए m का वैल्यू होगा +1 0 -1, और d के लिए क्या होता है, क्योंकि 2 है तो +2 -2 0 +1 -1, यानी कि ये 5 ऑर्बिटल को ऐसे बता रहा है, 1 2 3 4, ये 5 को ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो डी के लोग यानी इसका रेंज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब देखते हैं इसका स्पिन, तो वही प्लस या माइनस कर दो हाफ। अब देखिए टोटल ऑर्बिटल का हम क्या बोले, n², यानी कि n²। अब n का वैल्यू यहाँ पर क्या 3, 3 का स्क्वायर कितना था 9। अब गिनिए 9 ऑर्बिटल है कैसे, देखिए d का है 1 2 3 4 5, p का होगा 3 6 7 8 और s का होगा 1 9, तो 9 ऑर्बिटल टोटल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2n²। अगर हम इसको देखेंगे तो 18 होगा, ठीक है। यानी कि मानिए इसमें इधर एक s था, यहाँ p था 1 2 3, इमेजिन कीजिए, और यहाँ पर d 5 था 1 2 3 4 5, फैला हुआ होगा, इमेजिन कर रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। अब देखिए नंबर 4 के लिए कर रहे हैं, मानिए नंबर 4 रिंग। अब देखिए ये 4 हुआ ऐसे, अब n का वैल्यू 4 होगा, अगर n का वैल्यू अगर 4 होगा तो l या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अगर 0 हुआ तो 4 में है तो 4s लिखेंगे, अगर 1 हुआ तो p होगा तो 4p लिखेंगे, अगर 2 हुआ तो d होगा यानी कि 4d लिखेंगे, और अगर 3 हुआ तो 4f लिखेंगे। हो गया, अपना अपना इसका हिसाब से हम वैल्यू कर देंगे। इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका होगा +1 होगा या तो 0 होगा या तो -1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, या तो +2 होगा या तो -2 होगा या तो 0 होगा या तो +1 होगा या +2 होगा। उस हिसाब से f का अगर हम लोग देखेंगे या तो +3, सॉरी माइनस से करते पहले, ये -1 होगा ना, या तो -3 या तो -2 या तो -1 या तो 0 या तो +1 या तो +2 या तो +3, यही आपका कुछ होगा वैल्यू। स्पिन तो हो ही होगा प्लस माइनस हाफ। यहाँ पर क्या होगा n², यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। चलिए गिनते हैं, f में कितना हो रहा है, देखिए ये वाला f हो रहा है, कितना होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। d के लिए 5 हो रहा था, इसके लिए 3 हो रहा था, इसके लिए 1 हो रहा था, 5 3 8 9, बाकी यहाँ पर 7 16 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जस्ट डबल हो जाएगा, 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का आपको ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब जैसे s के लिए मानिए ये s हुआ, ये p के लिए ये देखिए 1 2 3 ये p हुआ। अब d के लिए मानिए इधर कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, d वाला ख़त्म था, हो सकता है f होगा 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7, बॉक्स बन गया। इस तरह का आपका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा। मानिए एक्चुअली सामने सामने नहीं है, पूरा फैला हुआ होगा, हम एग्जाम्पल के लिए बनाया है। तो आपको इतना दूर समझ में आया है, एक बार इसको देखिए। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला बताएंगे, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ ओवरऑल कुछ समरी देख लेते हैं फॉर्मूलाज का, ठीक है। काम एक्चुअली है नहीं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली फील करेंगे तो अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल, सबसेल इन nth सेल, मानिए कि ये एक आपका एटम है, ये ऐसे नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 में आपका कितना सबसेल होगा, नंबर 2 में कितना सबसेल होगा, तो ये क्या होगा n के बराबर होगा। अगर ये 1 है तो एक ही आपका होता है s होगा, अगर 2 है तो क्या होता है 2s होता है, 2p होता है, तो सीधा सीधी n के बराबर। वैसे जब 3 होगा तो क्या होगा 3s होता है, 3p होता है,
एंड 3d होता है, 4 होता है तो 4f भी हो जाता है। इस तरह का आपका अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो सीधा क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेल इन NH सेल n के बराबर होगा, ठीक है। वैसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल मतलब जैसे कि p x y z, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल, तो NH सेल में कितना ऑर्बिटल होता है हम लोग फॉर्मूला में देख लिए है n स्क्वायर। मानिए अगर हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में ओवरऑल कितना ऑर्बिटल होगा, n स्क्वायर के हिसाब से जाएंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, कैसे होगा 4, p का 3 होता है प्लस s का 1 होता है, तो 3 + 1 4। तो ये समझ में आया। चलिए अब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, तो जितना ऑर्बिटल हुआ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हम लोग 2n स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, सेल होता है ऑर्बिट। अब सबसेल की बात कर रहा है, सबसेल मतलब S बोल रहा है या P बोल रहा है या फिर D बोल रहा है। जैसे S के अंदर हमको पता है एक ही होता है, P के अंदर क्या होता है 3 होता है, px p/pz। उस तरह D के अंदर हमको पता है कि ऐसे 5 होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि एक सबसेल यानी कि अपने आप में एक सबसेल है, उसके अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला देते हैं हम लोग, 2l + 1। l क्या है आपका एजिमुथल नंबर। अब जैसे कि मानिए l = हम बोल रहे हैं 2, तो क्या होगा 2 × 2 4 + 1 5, तो ये 2 मतलब d होता है, तो d में 5 ही तो होता है। उस तरह अगर हम L1 बोले तो L1 मतलब क्या होता है 1 यानी कि p की बात कर रहे हैं तो 1 × 2 2 + 1 3, तो p में तो 3 नहीं होता है ना। तो इस तरह का देख सकते हैं। अच्छा, अब वही बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, तो जितना ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2l + 1 और ये × 2 कर देंगे ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये वाला पार्ट, क्या है देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बोर्स अपने ऑर्बिट मोमेंटम दिया था, ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिट नहीं था वहाँ पे आपका सेल का ऑर्बिट वर्ड था, ऑर्बिट का मोमेंटम, ऑर्बिट। अब यहाँ पर ऑर्बिटल है, तो इसके लिए क्या है देखिए, √l + 1, ये √, में रहेगा, और जैसे बोर्स में था h/2π वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है उसका 2-3 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। अच्छा, n3 है, l1 है, l1 है मतलब कि ये p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और 3 है मतलब ये 3p की बात हो रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, 3p यानी कि हम बात करेंगे p 3p। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल। अब हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में यानी कि p में या d हो या कुछ भी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 2। ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके फ्रेम बनाया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द, यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं लिख के यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, फॉर विच n = 3 l = 1। इसका मतलब भी वही है कि 3p की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर 3p का जो तीनों ऑर्बिटल होता है px z py px, इसकी बात कर तीनों मिला के, अब तीनों मिला के क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तब यहाँ पर 6 होगा। जब ऑर्बिटल्स बोले यानी कि p के अंदर का तीनों सब ऑर्बिटल की बात हो रहा है, लेकिन जब ऑर्बिटल बोले तो सिर्फ कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात हो रहा है, तो कोई भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आएगी, इसलिए ऑप्शन भी वैसे ही बना कर देता है कि बच्चा गलत कर दे। इसके बाद इसको देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देखे, एंगुलर मोमेंटम देखे l √, होल रूट अंडर l + 1 h/2π। ये देखें, अब l का वैल्यू d का l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर डालेंगे तो 2 √2 2 + 1 दैट इज 3 3 2 6, तो h/2π। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग √6 h/2π होगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर 2π को जिक्र नहीं किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर h बार होना चाहिए था क्वेश्चन में, पता है अगर, क्योंकि हमको पता क्या होता है कि ना h बार = h/2π होता है, तो एक्चुअली h बार देना होना चाहिए था, तब 6 होगा, √6 होगा, ठीक है। अच्छा,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओवरऑल पूरा समरी होगा, जो भी पढ़ा है उसको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एटम में कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए एन है, ठीक है, एल का वैल्यू हमेशा क्या होता है, n-1 होना चाहिए, ठीक है, और m का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये -l से लेकर के +l तक होना चाहिए। और s तो चलिए प्लस माइनस इसमें नहीं, कोई भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर n मानिए 5 हो रहा है तो l क्या 3 पॉसिबल है। देखिए 5 - 1 4, यानी कि 3 पॉसिबल है, यानी कि 4 तक कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 हो सकता है। हाँ ये सही है। अच्छा अगर ये 3 है तो m का वैल्यू क्या 0 हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि l -1l से लेकर के प्लस तक हो सकता है, कि -3 से +3 तक हो सकता है, उसका बीच में 0 आता है। हाँ आता है, यानी कि ये वाला परमिसिबल है। तो मेरे को पूछा है नॉट परमिसिबल। इसको देखिए n का वैल्यू अगर 3 हो रहा है, l 2 हो सकता है। हाँ हो सकता है, n-1 2 करेक्ट। लेकिन m का वैल्यू क्या -3 हो सकता है। ये या तो -2 होगा या तो +2 होगा बीच में, यानी कि इसका वैल्यू एक्चुअली होना चाहिए था -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2, इनके रेंज में अंदर होना चाहिए, लेकिन ये तो -3 है, यानी कि ये नहीं हो सकता। दूसरा फिर भी देख लीजिए इसको, ये वाला 3 है 2 हो सकता है, ये -2 किसे +2 के अंदर हो सकता है। हाँ है, ठीक है। ये 4 है 0, हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 - 3 यानी कि 0 से लेकर के 3 के अंदर कोई भी वैल्यू एल का हो सकता है। m 0 हो सकता है, हाँ ऑफकोर्स हो सकता है, तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ था, आपको अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, समझ में आया है। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है, उसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर क्या देखेंगे, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फट से समझते हैं एकदम जल्दी में एग्जाम में, क्यों 100% एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बहुत मतलब आने का बहुत चांस होता है, 90% चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और आपको गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन आ गया मतलब आपका हो गया, सही हो गया। तो हम शॉर्टकट लिए अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक 6 तक मान के चल रहे हैं। सबसे पहले एस 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 लिख दिए, उसके बाद देखिए 2 वाला लाइन में लिखेंगे, 2 वाला में 2p 3p 4p 5p, ऐसे आप 6p तक लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के इधर 3 से, अब p के बाद 3d 4d 5d हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया, अब यहाँ पे 4f 5f, अब आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसा होता है, देखिए ऐसे, ये ऐसे काटे, ठीक है, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, ठीक है, फिर ऐसे काटे, उसके बाद फिर ये फर्दर ऐसे कटेगा, ठीक है। ये इस तरह का चलते रहेगा, यानी कि अगर हम देखेंगे एनर्जी होगा, ये लोएस्ट होता है, ऊपर वाला लोएस्ट होता है, और जैसे नीचे बढ़ते रहेंगे तो ये हाईएस्ट होते रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखेंगे सबसे लोएस्ट क्या होगा 1s, इसको अच्छा से लिखेंगे, देखिए 1s, उसके बाद ये वाला देखिए 2s, उसके बाद ये 1s 2s खत्म, फिर इधर देखेंगे 2p, फिर 3s का देला लाइन खत्म, अब ये वाला लाइन स्टार्ट हो रहा तो 3p, उसके बाद 4s, ये वाला लाइन खत्म। अब यहाँ देखिए 3d 4p एंड 5s, यहाँ से कर देते हैं 3d 4p 5s, 3d 4p 5s खत्म। उसके बाद फिर 4d 5p 6s 4d 5p 6s, ऐसे चलता रहेगा। ये तो एग्जाम में करना है शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, लेकिन एक्चुअली इस जो अरेंजमेंट है हम लोग एग्जाम में तो शॉर्टकट करते हैं, लेकिन इसको देने वाला जो 3 अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट का रूल है, जिनको कंबाइन करके एक फाइनली ये जो अरेंजमेंट बनाए थे वो बना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला रूल क्या होता है, नंबर 1 ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या बोलते हैं, ये दिए है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्बिट, ठीक है। तो ये क्या दिए है,
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सेल्स या फिर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखिए क्या रूल दिया, ये नंबर 1 दिया है n+n रूल, यानी कि जिसका वैल्यू लार्जर वैल्यू will occupy higher एनर्जी लेवल, यानी कि n+l, n का वैल्यू ऑर्बिट का नंबर होगा, ये l है, l क्या होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि अगर l2 हुआ n1 हुआ तो ये क्या बात हो रहा है, ये 3 की बात होगा, 3p की बात होगा, ठीक है। तो n+l रूल हो, अगर मानिए नेक्स्ट इफ n+l ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज सेम, अगर मानिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का n+l सेम है, यानी कि p ऑर्बिटल में दोनों है। अब 3p में तो 3p भी x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, या फिर मानिए कि 3 एंड 2 डिफरेंट है, मानिए कि यहाँ पर n+l अगर दोनों 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का अगर सेम आ रहा है, एग्जांपल करके देख लेंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का अगर अब सेम आ रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n will occupy higher energy orbital। मतलब हमको देखना है, सबसे पहले n+l करके देखेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका हाईएस्ट एनर्जी में देंगे, और अगर मानिए दोनों का n+l सेम है तो n जिसका ज़्यादा होगा उसको हाईएस्ट एनर्जी में मिलेगा। तो नंबर 1 हो गया आउटपोस्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए मानिए ये KLMN, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा हो गया, KLMN। तो K को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो n का वैल्यू हो गया 1, l का वैल्यू क्या हो गया, मानिए k के लिए 0 है, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्या होगा, n+l अगर हम करेंगे, इसका n+l करेंगे तो 1 + 0 1, यानी कि 1s होगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, इसका n का वैल्यू कितना है, 2 है, l का कितना है, 1 है, यानी कि 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि 2s 2p। उसी तरह करके हम उसको पूरा भरते हैं, या n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 1 या 2 है, यानी कि 3s 3p 3d होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मानिए 4s 4p 4d एंड 4f होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर 1s है, यानी कि सबसे कम होगा 1s, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2p है एंड 2s है, तो देखिए 2p का वैल्यू कितना है, 2 + 0 दैट इज 2, और इसका कितना होगा, 2 + 1 दैट इज 3 होगा। ये होगा आपका 2 + 1 और ये होगा 2 + 0, यानी कि ये ज़्यादा है, तो यानी कि इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इसको कम एनर्जी मिलेगा, यानी कि 2s 2p, ठीक है। अब इधर देखिए, ये s का वैल्यू कितना होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा, 3 + 1 4 होगा, ये कितना होगा, 3 + 2, यानी कि ये 5 होगा, यानी कि पहले 3s होगा, उसके बाद 3p होगा,
उसके बाद 3D होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4 है, यानी कि ये 4 हो गया। अच्छा देखिए यहां पर 5 हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये है आपका 5, ये है आपका 4, यानी कि यहां पर n प्लस एल का वैल्यू 4 हो रहा है और यहां पर n प्लस एल का वैल्यू 5 हो रहा है, यानी कि 3D नहीं होगा। यानी कि पहले क्या होगा, 4s फिल होगा, उसके बाद 5 में 3D में आएंगे। अच्छा यहां पर देखिए ये भी आपका 5 हो रहा है, 4 + 1 5। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, अब ये भी 5 है और ये 4p भी 5 है। तो 4p वाला को ज़्यादा एनर्जी मिला एंड 3D वाला को कम एनर्जी मिला। क्यों? इसलिए मिला क्योंकि ये सेकंड रूल क्या बोला, अगर दोनों का n का वैल्यू सेम होता है, जो अभी इधर हुआ, तो जिसका n ज़्यादा होगा उसको हाईएस्ट एनर्जी मिला। अगर यहाँ पर n 4 था, यहाँ पर n 3 था, यानी कि 4 को ज़्यादा एनर्जी मिला, 3D को कम एनर्जी मिला। उसी तरह का हम लोग आगे इसको देखेंगे, D को देखेंगे, 4 + 2 6 एंड यहाँ पर देखेंगे 4 + 3 7, यानी कि 4D देन 4F। खाली इसका हिसाब से देखेंगे तो, और आगे उधर होगा तो फिर देखते करेंगे। यहाँ एक छोटा सा सैंपल लिए, यानी कि मेरे को n + L रूल समझ में आना चाहिए, ये दोनों का बीच को हमको समझ में आना चाहिए, ये दोनों में फ़र्क क्या हुआ। तो हम एग्जाम में इस तरह का करेंगे तो थोड़ा लेट होता है, तो हम तो उसी को रिकमेंड करते हैं 1s 2s करके लिख के कीजिए, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 100% सही होता है, गलत होने का चांस नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो ये ऑफ प्रिंसिपल था। अच्छा इसको लिख लीजिएगा तो ठीक है। अब इसको रब करते हैं। अब दो फटाफट देख लेते हैं। दूसरा क्या है, हुन्स रूल देख लेते हैं। हुन्स रूल क्या है देखिए, हुन्स रूल देख के फटाक से, हुन्स रूल क्या बोले हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा। हुन्स रूल क्या बोले, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब सब ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसके बाद ही आप पेयरिंग के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, इसका हुन्स रूल में क्या देखते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स cannot take place तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है कि मानिए अगर हम पी की बात कर रहे हैं तो पी जेड हो या पी वाई हो या पी एक्स हो, तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। यानी इसमें कोई तरह का डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड फील्ड जब हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं दिया है, तो उस केस में तीनों का एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इसका एनर्जी, सबका एनर्जी सेम होता है। इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल कैन नॉट टेक प्लेस, तब तक नहीं हो सकता है जब तक until all degenerate orbitals are filled by single इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब तक हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं दे दे तब तक हम डबल नहीं कर सकते। मानिए हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, फ्लोरीन लेते हैं। चलिए, तो फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, 1s2, ठीक है, फिर 2s2, उसके बाद 2p। यानी कि 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे, फिर भरे। अब देखिए 4, ये 5, ये 6, ये 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे करना है। मतलब पहले सबको देखिए, फिर से पहले इसको एक दिए, इसको एक दिए, इसको एक दिए, उसके बाद देखिए 9 है, यहाँ पर 7 हुआ, फिर ऐसे 8, फिर ऐसे 9 किए। ऐसा नहीं कि हम पहले इसको 2 इधर दे दिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 7 8, फिर 9, ऐसे नहीं कर सकते। पहला सबको सिंगल देंगे, उसके बाद ही डबल वाला करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये वाला हो जाएगा सही, मतलब प्रोसेस तरीका गलत है। ठीक है, चलिए,
तो पॉलिंग्स, उसका नेक्स्ट देखते हैं पॉलिंग्स। ठीक है, मतलब इसको ऐसे दिखा ही दे रहे हैं आपको, ये 2s, तो ये ऐसे 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 भरना है, उसके बाद ऐसे ऐसे। अब पॉलिंग्स क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, द इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द डिजेनरेट ऑर्बिट्स, पॉलिस रूल क्या बोले, प्रिंसिपल एक्चुअली, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड विथ ऑपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड विथ ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड विथ ऑपोजिट स्पिन। अगर सिंगल सिंगल फील्ड कर रहे हैं, इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फील्ड, अगर मानिए सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं, देन ऑल शुड हैव पैरेलल स्पिन, देन ऑल शुड हैव पैरेलल स्पिन। मानिए कि ये ऐसे है, ये एक ऑर्बिटल, तो मेरे को सबसे पहले सबको ऐसे 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 एक की तरफ सर देना होगा। ऐसा नहीं कि हम ये बनाए हैं, मानिए ऐसे, एक को ऐसे दी, दूसरा को ऐसे दी, फिर ऐसे दी, ऐसे नहीं। जब सिंगल फिल करेंगे तो सबका एक पैरेलल स्पिन होना चाहिए, उसके बाद जब दूसरा जोड़ा भी देंगे तब वो पैरेलल उल्टा होना चाहिए। मतलब ये वाला पहला वाला सबका एक की तरफ सर रहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज अगर होगा तो दूसरा का स्पिन सामने होगा, मतलब पैरेलल ही होगा। तो ये और एक बॉक्स में दोनों एंटी पैरेलल ही होगा। ये वाला बात था पॉलिस का। और एक क्या बात बोले पॉलिस कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो ये अब वो बिठाते हैं ऊपर में, ठीक है। पॉलिस एक और बात क्या बोले, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, क्वांटम नंबर सेम, चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। 4 क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 क्वांटम नंबर होता है n, l, m और एक तो s जो स्पिन होता है। चलिए मानिए कि n मतलब कि सेकंड ऑर्बिट का हुआ, चलिए सेकंड ऑर्बिट का हो सकता है। अच्छा l सेकंड ऑर्बिट का p, दोनों का वैल्यू p है, चलिए वो भी चलेगा। m यानी कि p तो है लेकिन उसका बीच वाला का ही है, लेकिन एक तो अगर ऐसा है देख तो ऐसा स्पिन होगा, यानी कि स्पिन तो अलग होगा ना, ये बात बोल रहे हैं। मतलब चारों इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का, चलिए ऑर्बिट भी सेम हो, सेकंड ऑर्बिट का दोनों है, चलिए उसका ऑर्बिटल भी सेम हो सकता है, p का है यानी px का है, m भी सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन तो उल्टा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलरली एक सा नहीं हो सकता। मानिए कि ट्रेन है, जो ट्रेन में जब रिजर्वेशन करते तो क्या होता है, ट्रेन एक हो सकता है, चलिए उसका जो बॉगी होता है, उसका जो कोच है तो वो सेम हो सकता है, चलिए, लेकिन क्या सीट भी एक होगा, उसमें तो अलग होगा ना। तो ये वाला बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसका देख लेंगे तो फाइनली हम लोगों का चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। सो उससे पहले एक बार समरी क्या बनाते हैं, मतलब एक चीज़ को ध्यान देते हैं, क्या है, देखिए 3 जन को मिला के हम लोग ये इलेक्ट्रॉन का फीलिंग करते हैं, ऑफबो, ठीक है। उसके बाद हम लोग के हुंड्स रूल देखते हैं, एंड देन 3 पॉलिंग्स देखते हैं। हुंड क्या बोले हैं, पेयरिंग वाला बात बोले हैं। ऑफबो क्या बोले हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए। और पेयरिंग वाला बात क्या बोले, पहले सिंगल होगा, उसके बाद होगा डबल, ये वाला बात बोले। और पॉलिंग और एक बात क्या बोले हैं कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे और इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक और बात, तो ओवरऑल जो क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, ये साई लिखा होता है, मानिए साई 210 लिखा हुआ है, तो ये पहला साई का मतलब क्या होता है, n,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा का मतलब क्या होता है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा का मतलब क्या होता है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और एल का वैल्यू 1 यानी कि 2p, और उसमें से भी एम बोल रहा है, रैम का वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला बॉक्स की बात कर रहा है 0, यानी कि पी जेड की बात हो रहा है, 2pz की बात हो रहा है। समझ में आया? तो ये ऐसे था, एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, उसका इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए सो ये क्वेश्चन देखते हैं 2। पहला, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन ऑर्डर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, आर इन ऑर्डर। तो देखिए ये क्या होगा, तो हमको ऐसा करके देख रहे हैं ना, 1 2 3 S S S 2p 3p, यहाँ ऐसे 3d 4s, ऐसे चेक करेंगे ना। तो इस हिसाब से देखेंगे 4p है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका 3p, 4p 3d कहीं पे 3d है, यानी कि 3d से ज़्यादा 4p, तो 4p 3d, ठीक है, 4p 3d 4s 3p 3s, ये वाला टिक मार के आएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ये है गलत, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए अफबाउ का एक इंपॉर्टेंट बात था, उसको हम लोग क्या करना, नोट करना है कि चाहे 2s हो 2p हो, सेम एनर्जी होता है। उसके बाद 3s हो या 3p हो या 3d हो, सेम एनर्जी होता है, ठीक है। उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का अगर अरेंजमेंट करेंगे हाइड्रोजन लाइक का, तो उसका एनर्जी डिटेनर ऑर्बिट का साथ जो 2s 2pl सब एनर्जी सेम होता है। ये चीज़ आपका अदर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखना है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सेम होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जैसे कि p, तो px py pz वो सेम होगा, जैसे कि px इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू pz, इस तरह का आपका सेम होगा। जैसे d का अगर देखेंगे, d का 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा उस तरह का, लेकिन 3d 4d वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन 3p एंड 3p 3d, यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर हम लोग 3p और 3d, तो यहाँ पे हम लोग अलग देखेंगे, 3d ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन जैसे की बात करेंगे तो 3p इज इक्वल्स टू 3d। ये दोनों में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, इसको नोट करके ही रख लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा वो वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3p 3s 3d का एनर्जी सेम होगा, 4s 4p का एनर्जी सेम होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, सॉरी, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हुन्स रूल, एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज, कौन सा हुंड रूल को फॉलो करा। हुंड रूल क्या था, हुंड रूल था पेयरिंग करना है, लेकिन पेयरिंग कब करना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे डिजेनरेट का, उसके बाद पेयरिंग करना है। अब चलिए इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए हुंड रूल, या देखिए सिंगल दिया हुआ है, यहाँ पर पहले ही पेयरिंग नहीं की है, यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको एक इधर देना चाहिए, इधर है, हुंड रूल को फॉलो ये नहीं कर रहा। इसको देखिए, ये 3 सिंगल होना चाहिए, हुंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो एक ही है जो हुंड रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आपको पूछता है दिस इज वॉलेटिंग, ये कौन सा रूल ये वॉलेटिंग कर रहा है, पॉलिंग्स रूल को वॉलेट कर रहा है, अफबाउ को फॉलो कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, या n+l रूल को वॉलेटिंग कर रहा है, या फिर हुंड रूल को वॉलेटिंग कर रहा है। इसको आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा कहीं पर भी, तो कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आने वाले हैं वो होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट, चालू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो